चलो ध्यान दो बेटा, चैप्टर नंबर 3 पूरा एक बार रिवाइज कर रहे हैं। जैसे पिछली क्लास में आप लोग लिखते हुए चल रहे थे, कोई भी चीज ऐसी लगे लिखने लायक वो लिख लेना। हाँ, इस चैप्टर को 3 पार्ट में तोड़ा गया है। ये चैप्टर 3 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहला इसका पार्ट नंबर 1 है जो कि अजम्पशंस, फिर सेकंड पार्ट इसका है कन्वेंशंस, ये इसका सेकंड पार्ट है कन्वेंशंस, और फिर इसका जो पार्ट नंबर 3 है वो है कंसेप्ट्स, जो यहाँ आखिरी में हम लोगों ने इसको कवर करा है। पेपर में तीनों में से कुछ भी पूछ ले, तीनों के तीनों ये प्रिंसिपल्स कहलाते हैं, लेकिन तीनों में कैटेगरी हमने बना दी है। एक अजम्पशंस है। अजम्पशंस में जो सबसे पहला कीवर्ड है, अजम्पशंस में जो सबसे पहला कीवर्ड है वो है, ये कुछ प्रिजम्पशंस हैं जो कि फॉलोड बाय बिजनेस एंटिटी होती है, और बिजनेस एंटिटी इसको फॉलो करते हैं दो चीजों के लिए, एक प्रिपरेशन के लिए, एक प्रेजेंटेशन के लिए ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एफएस का मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो कीवर्ड्स को ध्यान रखिएगा। अजम्पशंस ऐसी कुछ प्रिजम्पशंस हैं, प्रिजम्पशन मतलब जो हम पहले से ही मान के चलते हैं, जो बिजनेस एंटिटी फॉलो करते हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए और अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करने के लिए। प्रिपेयर का मतलब यहाँ पे है बनाना, प्रिपेयर मतलब बनाना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना। प्रेजेंटेशन मतलब दिखाना। हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे दिखाएं, हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे बनाएं, इसके लिए आप जो भी प्रिजम्पशन फॉलो करोगे उसको हम अपना अकाउंटिंग अजम्पशंस बोलते हैं। 3 तरह की अजम्पशंस यहाँ पे चलती हैं, जो तीनों अजम्पशंस हैं पेपर में बहुत आती है। पहली अजम्पशन है गोइंग कंसर्न, दूसरी कंसिस्टेंसी, तीसरी अक्रूवल। गोइंग कंसर्न दो ही बातों में बात करता है। पहला कहता है कि बिजनेस की लाइफ हम इनफाइनाइट मान के चलेंगे। हम कभी ये नहीं मानेंगे कि हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा, हम हमेशा ये मानेंगे बिजनेस सालों साल चलता रहेगा। एंड सेकंड, हमारी कोई भी इंटेंशन नहीं है बिजनेस को बंद करने की। कुछ भी हम ऐसा नहीं सोचेंगे कि हमारा बिजनेस बंद हो जाए। सूर्यांश सामने देख, कोई भी हमारी ऐसी इंटेंशन नहीं होगी कि हमारा बिजनेस बंद हो जाए। तो बिजनेस चलता रहेगा और बिजनेस कभी भी बंद नहीं होगा, सिंपल। सेकंड, कंसिस्टेंसी में हम ये मान के चलते हैं कि हमने जो भी मेथड एक बार चुन लिए होंगे, हम उन्हें कंसिस्टेंटली अप्लाइड करेंगे ईयर आफ्टर ईयर। मतलब हम बार बार अपने मेथड बदलेंगे नहीं। मैंने आज ये डिसाइड कर लिया कि मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा, तो अब मैं सालों साल मान के चलूंगा इसी तरह से पढ़ाऊंगा। मैंने अगर आज मान लिया कि मैं पेटीएम से फीस लूंगा, तो मैं ये मान के चलूंगा कि सालों साल पेटीएम से फीस लेता चलूंगा। इसको कभी भी आपने बदलना नहीं है। इससे होगा क्या, इससे आप कंपैरिजंस कर पाओगे। जब मेथड सेम रहता है तो कंपैरिजन हो पाते हैं, लेकिन जब मेथड सेम नहीं रहता तो कंपैरिजन भी नहीं हो पाते। अब आज आप मेथड बदलोगे, कल मेथड बदलोगे, परसों मेथड बदलोगे, तो कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। पर हर साल आप सेम मेथड रखोगे तो कंपैरिजन हो पाएगा। इसमें यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वैसे तो हम मेथड बदल नहीं सकते, पर अगर बदलना हो तो कब बदलें। 3 सिचुएशन में बदल सकते हैं। जब देश में नया कानून आ जाए, जब देश में नया एएस मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एएस मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जब देश में नया कानून आ जाए, जब देश में नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ जाए, या आपको लगता है कि आप बेटर प्रेजेंटेशन दे सकते हो, तो आप मेथड बदल सकते हो। तो 2 अजम्पशन। पहला, गोइंग कंसर्न, बिजनेस चलता रहेगा, इनफाइनाइट लाइफ है, कभी बंद नहीं होगा, और हमारी भी कोई इंटेंशन नहीं है बिजनेस बंद करने की। कंसिस्टेंसी, एक बार एक मेथड चुन लिया, सालों साल लगाते चलेंगे, चेंज नहीं करेंगे। इससे क्या हो सकेगा, कंपैरिजन हो सकेगा। एंड कब बदल सकते हैं, जब नया कानून आ जाए, जब नया एएस आ जाए, या आपको लगता है कि आप बेटर प्रेजेंटेशन दे सकते हो, तो आप बदल सकते हो। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट अजम्पशन, सबसे इंपॉर्टेंट अजम्पशन है ये अक्रूवल। अक्रूवल अजम्पशन इस बेसिस पे बात करता है कि आप इनकम एक्सपेंसेस को उस पीरियड में रिकॉर्ड करोगे जो कि अक्रूवल का है। अक्रूवल का मतलब होता है, कहीं कॉपी में लिख रहे हो, जहां इनकम एक्सपेंस हुए, जहां इनकम एक्सपेंस हुए मतलब जहां इनकम एक्सपेंस एक्चुअली में हुए हैं, उसको हम लोग बोल के चलते हैं पीरियड ऑफ अक्रूवल। तो आप अपने इनकम एक्सपेंस को वहां रिकॉर्ड करोगे जहां वास्तव में इनकम एक्सपेंस हुए हैं। मैंने इस चार्ट के नीचे ना आपको काफी सारा स्पेस दिया हुआ है नीचे पेज पे। अगर कोई ऐसी चीज हो जो लिखने लायक लग रही हो, लिख लेना, ताकि पेपर से एक दिन पहले एक ही पेज पढ़ना पड़े। तो हम इनकम एक्सपेंस को वहां रिकॉर्ड करेंगे जहां वो हुए हैं, ना कि वहां पे जहां उनकी रिसीट और पेमेंट हुई है। मैंने इनकम की पेमेंट कहां रिसीव करी, मैंने खर्चों की पेमेंट कहां करी, इससे कोई मतलब नहीं है। वो इनकम एक्सपेंस असलियत में कहां पर हुए हैं वहां रिकॉर्ड होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए नीचे एग्जाम्पल में अगर आपको लिखना हो, यहां लिख लो एग्जाम्पल, ऐसे लिख लो एग्जाम्पल, और नीचे एग्जाम्पल यहां पे कहीं पे आके लिख लो। एग्जाम्पल में ऐसे लिख लेंगे, देखो बेटा 2014 के इनकम एक्सपेंस 2014 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ही रिकॉर्ड होंगे। इस बात से कोई मतलब नहीं है कि ये इनकम एक्सपेंस मुझे रिसीट कब हुए, इस बात से कोई मतलब नहीं है कि इनकी पेमेंट कहां पे हो सकता है 2014 में जो मैंने काम करा उसकी पेमेंट मुझे 15 में जाके मिली हो, इससे कोई मतलब नहीं है।
हो सकता है कि 2014 में जो मैंने काम करा उसकी पेमेंट 2020 में जाके मिली हो सकता है कि कभी पेमेंट बाद में मिल रही हो, कभी पेमेंट पहले मिल रही हो। पेमेंट कब मिल रही है इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ इस बात से है कि इनकम एक्सपेंस हुए कहां पे है। जैसे मैंने आपको इस महीने पढ़ाया तो मैं इस महीने की कमाई इसी महीने में लिखूंगा। अब आप मुझे फीस एडवांस दो या आप मुझे फीस बाद में दो या आप मुझे फीस दो ही मत, कहने का मतलब है कि पैसा रेलेवेंट नहीं है, रेलेवेंट है वर्क। यही बात मैंने आपको ऊपर लिखवा भी दी है, ऊपर अजम्पशन में पढ़ना, यहां लिखा हुआ है वर्क इंपॉर्टेंट है, पैसा नहीं है। वर्क इज ग्रेटर देन मनी, तो वर्क इंपॉर्टेंट है, जहां काम हुआ होगा वहां रिकॉर्ड करेंगे, पैसा कहां मिला है उससे कोई मतलब नहीं है। ओके, 3 अजम्पशन, एक बार फिर से इसको रिवाइज करेंगे तीनों अजम्पशन को, फिर आगे चलते हैं। अजम्पशन का सिंपल सा मतलब है प्रिजम्पशंस। प्रिजम्पशन वर्ड को अगर आप तोड़ना चाहो तो ऐसे तोड़ लो, प्री मतलब पहले, जम्पशन मतलब मानना, तो हम खाते बनाते वक्त पहले से मान के चलते हैं, प्रिजम्पशन मतलब पहले से मान के चलना। तो बिजनेस एंटिटी कुछ पहले से मान के चलती हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनाएंगे और प्रेजेंट करेंगे तो कुछ चीजें मैं पहले से मान के चलूंगा। क्या मान के चलूंगा? धंधा कभी बंद नहीं होगा, धंधा चलता रहेगा और हमारी कोई इंटेंशन नहीं होगी धंधा बंद करने की, इसे बोलते हैं गोइंग कंसर्न। हमने अगर एक बार कोई मेथड चुन लिया, हम मान के चलेंगे हम सालों साल उसको लगाएंगे, कभी बंद नहीं करने वाले। हम कभी भी मेथड को अपने पास जो चेंज नहीं करेंगे, और अगर करेंगे तो सिर्फ 3 सूरतों में करेंगे, जब नया लॉ आ जाए, जब नया एएस आ जाए, या बेटर प्रेजेंटेशन हो जाए। ऐसा करने से क्या होगा? कंपैरिजन कर पाएंगे। कंपैरिजन पे भी स्टार डाल के नीचे लिख लो। कंपैरिजन भी 2 प्रकार का होता है बेटा, एक होता है इंट्रा फॉर्म और एक होता है इंटर फॉर्म। जब मैंने कहा आप कंपैरिजन कर पाओगे तो कंपैरिजन भी 2 तरह का कर पाओगे, एक इंट्रा फॉर्म, एक इंटर फॉर्म। इंट्रा फॉर्म का मतलब होता है विद सेल्फ, खुद के साथ, और इंटर फॉर्म का मतलब होता है विद अदर्स, दूसरों के साथ। तो आप अगर सेम मेथड फॉलो करते चलोगे बार 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 और बदलोगे नहीं, तो आप कंपैरिजन कर पाओगे, और कंपैरिजन खुद के साथ भी कर पाओगे, दूसरों के साथ भी कर पाओगे। ये कंपैरिजन जो मैंने ऊपर लिखवाया इसके साथ स्टार लगा लो, कंपैरिजन के साथ ये कंपैरिजन, और नीचे ये लिख लो कंपैरिजन 2 टाइप का होता है, एक इंट्रा फॉर्म, एक इंटर फॉर्म। ओके, इसके अलावा भाई जो थर्ड अजम्पशन है वो सिंपल सी बात कहती है, हम इनकम एक्सपेंस को वहां पे रिकॉर्ड करेंगे जहां पे काम हुआ है। अक्रूवल मतलब वर्क, जहां पे काम हुआ है। पैसे से कोई मतलब नहीं है कि पैसा कहां मिला है। अगर कमाई के लिए काम आपने इस साल किया है तो कमाई भी इस साल रिकॉर्ड करेंगे। इस बात से कोई मतलब नहीं है उसका पैसा कब मिल रहा है, इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप पैसा कब दे रहे हो। ठीक है बॉस, पक्का? दीज आर 3 अजम्पशन। पेपर में 3 मार्क का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसका, तो इसको अच्छे से आपने रिवाइज करना है। अब ये चैप्टर का पहला पार्ट है, जैसे हम बोलते हैं अजम्पशंस। इसी चैप्टर का जो अब दूसरा पार्ट है वो है कन्वेंशंस। यहां नीचे से मैंने शुरू करा हुआ है इसको, कन्वेंशंस। कन्वेंशंस का मतलब होता है प्रथाएं। जैसे हमारे इंडिया में कई सारी प्रथाएं चलती आ रही हैं कि हम लोग हर साल अपने पास जो है प्रथा के रूप में साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं, तो प्रथा चलती आ रही है। या साल में अपने पास जो एक बार दिवाली आ रही है, होली आ रही है, तो प्रथा चलती आ रही है। या हम पहले अपने पास जनवरी को जो है न्यू ईयर बनाते हैं, प्रथा चलती आ रही है। प्रथा कोई ऐसी चीज होती है जो आपको किसी ने फॉलो करने को नहीं बोला है, पर आपने दूसरों को देखा कि वो फॉलो कर रहे थे तो आपने भी शुरू कर दिया। तो कन्वेंशन वर्ड को ऐसे समझो, कन्वेंशन वर्ड इन्वेंशन का उल्टा है, इन्वेंशन का अपोजिट। अब जैसे इन्वेंशन का मतलब होता है कुछ नया, कि कोई नई चीज आ गई, तो कन्वेंशन मतलब है नया नहीं, पुराना, सदियों से चला आ रहा है और आपने भी वो फॉलो करना शुरू कर दिया। यही मैंने इसका नीचे मीनिंग लिखा है। ट्रेडिशन, ट्रेडिशन मतलब प्रथाएं, कस्टम मतलब रीत रिवाज, तो इसके साथ लिख लो प्रथा रीत रिवाज, ताकि याद रहे, रीत रिवाज। प्रथा रीत रिवाज जितने होते हैं वो सब इसमें काउंट होते हैं, जो कि बिजनेस एंटिटी फॉलो करते आ रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। वर्ड ध्यान रखना, प्रथा रीत रिवाज, मतलब सालों साल से जो ट्रेडिशंस चल रहे हैं, जो कस्टम्स चल रहे हैं, जो हम उनको फॉलो करते आ रहे हैं धंधे के अंदर, उनको हम लोग अपना कन्वेंशंस बोलते हैं। जैसे किसी ने हमसे कहा नहीं है कि रोज सुबह 10 बजे दुकान खुलती है, हमने दूसरों को देखा कि भाई हर कोई सुबह 10 बजे दुकान खोल रहा है, हमने भी खोलना शुरू कर दिया। हमने देखा हर कोई आदमी सुबह आके पहले पूजा करता है दुकान में, हमने दूसरों को देखा, हमने भी करना शुरू कर दिया। तो दीज आर नोन एज कन्वेंशंस, मतलब ये हमें किसी ने फॉलो करने को नहीं बोला, हम बस किसी और को फॉलो करते हुए देख रहे हैं और हमने भी शुरू कर दिया। कन्वेंशन 4 है, जैसे अजम्पशन 3 थे, ऐसे कन्वेंशन अपने पास 4 है। पहला कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस। प्रूडेंस का मतलब कंजर्वेटिज्म होता है। प्रूडेंस का मतलब होता है अपने पास समझदारी। हमने देखा कि बिजनेस एंटिटी सारे के सारे समझदारी से पेश आ रहे हैं,
समझदारी क्या होती है, अगर इनको लगता है फ्यूचर में कोई खर्चा होने वाला है या लॉस होने वाला है, ये उसकी तैयारी पहले कर लेते हैं। हमने धंधों में देखा कि हर बिजनेस एंटरप्राइज क्या कर रहा है, फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंस लॉसेस को एडवांस में रिकॉर्ड कर रहा है। कैसे एडवांस में रिकॉर्ड कर रहा है? बाय मेकिंग प्रोविजन। प्रोविजन का मतलब होता है, ऐसे लिख लो, एक तरह की सेविंग्स। आपको पता है कि आपका फ्यूचर में कोई खर्चा होने वाला है, तो पहले ही उसके लिए पैसा जोड़ के रख लो, वेट मत करो उस खर्चा होने का। भाई मुझे पता है कि मुझे अगले साल सरकार को टैक्स भरना है, तो भैया पहले ही पैसा जोड़ लो। मुझे पता है कि अगले साल मुझे स्कूटी की सर्विस करवानी है, एसी की सर्विस करवानी है, पहले ही पैसा जोड़ लो। वेट मत करो, ये मत सोचो कि खर्चा जब होगा तब सोचेंगे क्या करना है। जब तुम्हें पता है पहले से खर्चा होने वाला है, जब तुम्हें पता है पहले से लॉस होने वाला है, तो भैया पहले ही उसकी तैयारी कर लो। ये समझदारी है। पर ऐसा काम हम इनकम्स में नहीं करेंगे। इनकम और गेन को हम रिकॉर्ड सिर्फ तब करेंगे जब वो असलियत में हो जाए। असलियत में हो जाने का मतलब क्या है? जब वास्तव में काम आपने कर दिया हो, जब पैसा आपको मिल गया हो। आप इनकम और गेन को एडवांस में नहीं लिख सकते। मुझे किसी ने कहा, एक कस्टमर ने आके कि अंकित जी मैं अगले साल आपसे सारे सब्जेक्ट की कोचिंग लूंगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसको रसीद काट के आज ही दे दूं। मैं पहले वेट करूंगा, अगले साल हो जाए, वो पढ़ने आ जाए, फीस आ जाए, तब मैं अपनी इनकम लिखूंगा। पर अगर कल को किसी ने मुझे ये बोल दिया कि अंकित जी अगले साल आपका एक बड़ा खर्चा होने वाला है, तो उसकी तैयारी मैं पहले कर लूंगा। तो प्रूडेंस इसमें है, समझदारी इसमें है कि आप अपने फ्यूचर के खर्चे लॉसेस को पहले ही लिख लो, लेकिन आप अपने इनकम और गेन जो फ्यूचर के हैं उनको सिर्फ तब लिखना जब वो फ्यूचर में एक्चुअली में हो जाए। जब तक वो हो नहीं रहे तब तक उनको लिखने का कोई भी मतलब नहीं। इनके साथ ऐसे लिख लो ताकि आपको याद रहिए। फ्यूचर एक्सपेंसेस लॉसेस रिकॉर्ड नाउ, ऐसे लिख लो, रिकॉर्ड नाउ। फ्यूचर इनकम गेन्स, इनके साथ लिख लो रिकॉर्ड लेटर। रिकॉर्ड लेटर। जो फ्यूचर एक्सपेंस लॉसेस है आज लिखो रिकॉर्ड नाउ। जो फ्यूचर इनकम गेन है लिख लो रिकॉर्ड लेटर। लेटर मतलब जब होंगे तब की तब देखेंगे, अभी कुछ लिखने का मतलब नहीं है। ओके, इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो। मैंने आपको प्रूडेंस का मतलब बताया, समझदार। प्रूडेंस मतलब समझदारी। कंजर्वेटिज्म जो है, ये जो वर्ड है कंजर्वेटिज्म, इसका मतलब होता है, आपने शायद बचपन में ऐसा पढ़ा भी होगा, ये वर्ड्स आप अपने इंग्लिश में आपने बहुत बार सुने होंगे। देखो ऐसा कभी कभी लिखा होता था कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये अपने पास क्या है, मतलब फॉरेस्ट को बचाना। ऐसे ही कंजर्वेशन वर्ड से ये बन गया है कंजर्वेटिज्म। तो इसका मतलब भी होता है बचाना। अब गौर लगा के सोचो, आप खुद को किससे बचाओगे? तो आप खुद को फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंस लॉसेस से बचाओगे। तो जो भी फ्यूचर में एक्सपेंस लॉस होने वाले हैं उनके लिए तैयारी पहले ही कर लो। और तैयारी करने का मतलब है प्रोविजन बना लो, ये मतलब है। एंड इनकम गेन के लिए कोई तैयारी करने का मतलब नहीं है, जब होंगे तब की तब देखेंगे। तो दिस इज कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस, ये पहली कन्वेंशन है। अब सेकंड कन्वेंशन हमारे पास यहाँ पे बिल्कुल सेम है। सेकंड कन्वेंशन हमारे पास है कंसिस्टेंसी। मैंने यहाँ पे लिख दिया है सेम एज कंसिस्टेंसी अजम्पशन। ये पेपर में एमसीक्यू में बहुत आता है। आपसे बोलेगा नेम वन प्रिंसिपल जो अजम्पशन भी है और जो कन्वेंशन भी है। तो कंसिस्टेंसी अजम्पशन भी है और कंसिस्टेंसी कन्वेंशन भी है। कंसिस्टेंसी हम मान के चलते हैं कि हम मेथड सेलेक्ट करेंगे, बदलेंगे नहीं। और कंसिस्टेंसी हमने दूसरों को भी देखा फॉलो करते हुए, तो हमने भी फॉलो करना शुरू कर दिया। तो ये कन्वेंशन में भी आता है और ये अजम्पशन में भी आता है, दोनों में आता है, ठीक है। इस पे इंपॉर्टेंट लिख लेना ऐसे साथ में एमसीक्यू। ये अजम्पशन भी है और अपने पास कन्वेंशन भी है, ऐसे हाईलाइट कर लो, अजम्पशन भी है कन्वेंशन भी है। ओके, तो पहली कन्वेंशन है प्रूडेंस, सेकंड कन्वेंशन हो गया कंसिस्टेंसी। अब थर्ड कन्वेंशन है मटेरियलिटी। मटेरियलिटी इसके साथ तो मैंने इंपॉर्टेंट इस शीट में लिख के दे दिया है, ये पेपर में अक्सर आता रहता है। मटेरियलिटी कन्वेंशन का मतलब ये है, हम सारे मटेरियल चीजों को रिकॉर्ड करेंगे और जो भी इममटेरियल चीजें हैं उनको हम इग्नोर कर देंगे। हम ऐसा मान के चल रहे हैं, हमने ऐसा दूसरे बिजनेसेस को देखा कि वो लोग अपनी मटेरियल आइटम लिख रहे थे और इममटेरियल आइटम को इग्नोर कर रहे थे। मटेरियल का मतलब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इममटेरियल का मतलब है नॉट सो इंपॉर्टेंट, मतलब ज्यादा जरूरी नहीं है। जैसे मैं कहूं मैंने एक 100 रुपए का स्टेपलर खरीदा, तो हो सकता है मैं उसको बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करूं। पर मैं कहूं कि मैंने 40,000 का कैमरा लगवाया, हो सकता है मैं इसको रिकॉर्ड कर लूं। तो हर बिजनेस में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं और कुछ चीजें लेस इंपॉर्टेंट होती है। तो ये कन्वेंशन ये कहती है कि आप हमेशा इंपॉर्टेंट आइटम को लिखोगे और जो लेस इंपॉर्टेंट आइटम है आप उसको फिर भी इग्नोर कर सकते हो। अब यहां पे ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है
कि कौन से आइटम को इंपॉर्टेंट बोला जाए। जैसे मैंने कहा कि मैं 100 रुपए का स्टेपलर नहीं लिख रहा, पर आप कहोगे कि अंकित सर 100 रुपए भी तो कीमती है, उसको भी लिखो। तो इंपॉर्टेंस जो है हर आदमी की अलग अलग होती है। मेरे लिए कोई चीज 100 रुपए की इंपॉर्टेंट नहीं है, हो सकता है आपके लिए हो। मेरे लिए 40,000 का कैमरा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हो सकता है आपके लिए हो। तो इंपॉर्टेंट हम कैसे डिसाइड करें कौन है कौन नहीं? तो इंपॉर्टेंट डिसाइड करने का ये तरीका है जो मैंने नोट लिखा है। क्या तरीका है? हर वो आइटम इंपॉर्टेंट होगा, मटेरियल होगा जो किसी का डिसीजन बदल सकता है। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है बदलना, बदलना। अगर कोई आइटम किसी का डिसीजन चेंज कर सकता है तो मतलब वो इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर लिखना होगा। मतलब मेरे पास कोई ऐसी जानकारी है जिसे मैं आपको बता दूं तो आपका कोई डिसीजन बदल सकता है, तो भैया वो इंपॉर्टेंट है, आप उसको छुपा नहीं सकते, आपको उसको बताना ही पड़ेगा। देखो आज सुबह मैंने नाश्ते में क्या खाया, ये एक इमटेरियल चीज है। अगर मैं आपको बता भी दूंगा या नहीं भी बताऊंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पर अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा आज से 3 दिन पहले एक बैच में अपने पास जो है मैं बोलकर आ रहा हूं कि टेस्ट है, अब अगर ये बात मैं आपको नहीं बताऊं तो आपको थोड़ा फर्क पड़ सकता है, क्योंकि आपको ये आइडिया हो जाएगा कि अंकित सिर्फ 3 क्लास पहले अपने पास टेस्ट अनाउंस कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली क्या है कि कोई ऐसी चीज जिससे आपका डिसीजन बदल जाए, वो चीज इंपॉर्टेंट है। आप उस चीज को अकाउंट्स में छुपा नहीं सकते, आपको उसको बताना ही पड़ेगा। और जो चीजें इमटेरियल है, जिससे किसी का डिसीजन नहीं बदल रहा, जो बेकार की चीजें हैं कि भैया स्टेपलर खरीदा, 5 रुपए की चाय पी ली मैंने, एक पानी की बोतल मंगा ली मैंने, ये सब बहुत इमटेरियल चीजें हैं। अगर ये मैं किसी को नहीं भी बताऊंगा तो भी अपने पास चल जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं। अगला फिर है लास्ट, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। हम किसी को बताने वाली बात नहीं है। 40,000 एक अमाउंट बड़ी है। अगर आप 40,000 की कोई चीज खरीद के बिजनेस में लगा रहे हो और आप किसी को नहीं बता रहे, नहीं बताने का मतलब अपने अकाउंट्स में नहीं लिख रहे, तो आपने 40,000 रुपए छुपा दिए। अब 40,000 एक बड़ी संख्या है कंपैरिजन टू 100 रुपए, वो अपने पास एक बहुत छोटी संख्या है। अगर वो छुप भी गए तो कोई टेंशन नहीं है। देख मेरी बैलेंस शीट बनाई किसी ने, 100 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, तो आदमी कहेगा चल यार 100 रुपए का डिफरेंस है, हो जाता है, कहीं आगे पीछे लग गया होगा कि कोई काम वाला आ गया होगा, कभी कोई चाय पी ली होगी, पानी बोतल होगी। पर डिफरेंस अगर 40,000 का आ रहा होगा तो लोग सवाल उठाना शुरू कर देंगे। लोग कहेंगे भाई 40,000 कहां गायब कर दिए। तो अकाउंट्स में डबल एंट्री होने की वजह से आप कोई भी छोटी मोटी चीज अगर छुपा रहे हो तो चलता है। कोई बड़ी चीज आपने छुपा दी, नॉट रीजनेबल, आपको उसको बताना चाहिए। नहीं तो लोग आपके ऊपर ना आपकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठा देंगे कि भाई आप जो चीज बोल रहे हो और आप जो चीज लिख रहे हो उसमें बहुत ज्यादा अंतर है, वो नहीं होना चाहिए। सो कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। अब फुल डिस्क्लोजर मटेरियलिटी का बिल्कुल उल्टा है। मटेरियलिटी कहता है इंपॉर्टेंट चीजें बताओ, लेस इंपॉर्टेंट को छोड़ दो। फुल डिस्क्लोजर कहता है सब बताओ। सब बताओ मतलब नॉट टू कंसील एनीथिंग, कुछ भी छुपाना नहीं है। कंसील मतलब हाइड करना, कुछ भी छुपाना नहीं है। नॉट इवन अ सिंगल थिंग, कुछ भी मत छुपाओ, सब बताओ, सब मतलब A to Z जो आपके बिजनेस में चीजें हो रही है सब बताओ, एक भी चीज मत छुपाओ। जैसे मैं आपको बताऊं, मेरे बिजनेस में आपने देखा होगा ये बाहर डॉग्स वगैरह आते हैं तो मैं इनको फूड वगैरह कुछ ना कुछ खिलाता रहता हूं। तो मेरे बिजनेस में अगर मैं इसका खर्चा भी लिख रहा हूं तो ये फुल डिस्क्लोजर है। मतलब मैं ये बात भी नहीं छुपा रहा, जो बात आपकी काम की नहीं है मैं उसको भी बता रहा हूं अपने पास। दैट इज नोन एज फुल डिस्क्लोजर। ट्राई टू मेंटेन ट्रांसपेरेंसी एज फार एज पॉसिबल। जितना हो सके ट्रांसपेरेंट रहो, जैसा है वैसा बताओ, ना तो बड़ा चढ़ा के दिखाओ ना कम करके दिखाओ, जो जैसा है वैसा बताओ। जो चीजें बताने लायक है वो बताएं। जैसे मेरे बिजनेस में अटेंडेंस लग रही है, टीचर की भी अटेंडेंस लग रही है, मेरे बिजनेस के अंदर जो है मैं क्लास को रिकॉर्ड भी कर रहा हूं, मैं इस चीज के बारे में भी बता रहा हूं। तो जो चीजें बताने लायक नहीं है उनके बारे में भी डिस्कशन। तो इन दोनों के साथ ऐसे नोट लिख लो, एक ये नोट और एक ये नोट, और कहीं नीचे इसको नोट कर लेना। देखो रियल लाइफ में क्या होता है, या नोट पे लिख रहा हूं मैं, रियल लाइफ में क्या होता है, हम फॉलो तो करना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू फॉलो फुल डिस्क्लोजर। हम फॉलो तो करना चाहते हैं फुल डिस्क्लोजर, बट वी एंड अप फॉलोइंग मटेरियलिटी। वी एंड अप फॉलोइंग मटेरियलिटी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम चाहते तो हैं कि हम फुल डिस्क्लोजर फॉलो करें, लेकिन हम फॉलो कर नहीं पाते, हम फॉलो सिर्फ मटेरियलिटी कर पाते हैं। इसका एक रीजन है, ड्यू टू प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज। प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज किस किस चीज में होती हैं? जैसे टाइम, वर्क एटसेट्रा। टाइम, वर्क एटसेट्रा, इसका मतलब समझे। हर कोई आदमी कहता है कि भैया सब बताओ, पर अगर मैं सब चीजें बताने लग गया तो भैया इतना समय ही नहीं है। अगर मैं सुबह दुकान खोल के एक एक चीज को नोट करने लग जाऊं बस, तो भैया बिजनेस कब करूंगा? इसीलिए चाहता तो मैं भी यही हूं कि मैं आपको सब चीजें बताऊं, लेकिन समय कम होने की वजह से
और काम बहुत ज्यादा होने की वजह से मैं आपको सिर्फ काम काम की चीजें बताता हूं। तो हर कोई फॉलो ये करना चाहता है, लेकिन हर कोई फॉलो कर ये पाता है। तो हमारा जो एम है वो है फुल डिस्क्लोजर, पर हम फुल डिस्क्लोजर कर नहीं पा रहे, इसलिए हम लोग क्या कर लेते हैं, मटेरियल। जैसे मैं आपसे कहूं, मैं सुबह आ जाता हूं सुबह 7 बजे यहाँ पे, और अपनी डायरी में हर एक चीज लिख रहा हूं, कितने बच्चे हैं, कौन आ रहा है पढ़ने, कितनी अटेंडेंस है। अगर मैं रात भर बैठ के यही लिखता रहूं बैठ के, तो भाई मैं कभी पढ़ा ही नहीं पाऊंगा। तो मेरी कोशिश तो ये है कि मैं सब बताऊं, बट मैं सब बता नहीं पा रहा, इसलिए मैं क्या फॉलो कर रहा हूं अपने पास, मटेरियलिटी। तो ये दोनों प्रिंसिपल एक दूसरे के अपोजिट है। एक कहता है काम की चीज बताओ, दूसरा छोड़ दो। दूसरा कहता है कि भैया कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, सब बताना है। तो दीज आर दी कन्वेंशंस। तो इन टोटल कन्वेंशंस आपके 4 है। एक आपने पढ़ा प्रूडेंस, एक आपने पढ़ा कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी वही है जो आपने अजम्पशन में पढ़ा। एक आपने पढ़ा मटेरियलिटी, और एक आपने पढ़ा अपने पास फुल डिस्क्लोजर। ये 4 हमारी कन्वेंशन है। कन्वेंशन हम किसी को बता के फॉलो नहीं करते, कन्वेंशन हम बस दूसरों को देख रहे हैं फॉलो करते हुए, तो हमने भी फॉलो करना शुरू कर दिया। इसमें जो कन्वेंशन सबसे इंपॉर्टेंट है वो मटेरियलिटी है। मटेरियलिटी पेपर में बहुत आता है। ओके, आगे। अब इस चैप्टर में लास्ट चीज जो बचती है वो बचती है कंसेप्ट्स। कंसेप्ट्स का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो किसी अथॉरिटी ने आपको बताया फॉलो करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैथ्स में कुछ थ्योरम्स हैं, जैसे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस साहब ने एक थ्योरम बताई राइट ट्रायंगल के लिए, तो हम लोग उसको फॉलो करते हैं। ऐसे साइंस में कुछ कंसेप्ट्स हैं, न्यूटन 3 लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन ने हमें कुछ 3 लॉ ऑफ मोशन बताया जो हम लोग फॉलो करते हैं साइंस में एक्सपेरिमेंट्स के लिए। ऐसे अकाउंट्स में अकाउंट्स में कुछ पॉलिसीज हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं जो कि इशू करे हैं किसी अथॉरिटी ने। अथॉरिटी मतलब किसी सुप्रीम अथॉरिटी ने, ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जा सके और उनकी प्रेजेंटेशन की जा सके। जैसे एग्जांपल के लिए बोलूं, आरबीआई हमारे जो देश में है वो सारे बैंकिंग सिस्टम के रूल निकालता है। मतलब जितने भी बैंकिंग सिस्टम्स हैं, जितने भी बैंक हैं, वो सब आरबीआई को फॉलो करते हैं। अगर आरबीआई ने कह दिया कि आपके बैंक में इतना पैसा पड़ा होना चाहिए, तो भैया होना चाहिए, फिर आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। हमारे देश में ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट इंपॉर्टेंट रूल निकालता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो बोल दिया हमें वो फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे ही अकाउंट्स में अगर कोई सुप्रीम अथॉरिटी, हमारे देश में अकाउंट्स के लिए जो सुप्रीम अथॉरिटी है वो है आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ये हमारे देश में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाते हैं। इनका एक बोर्ड है बकायदा, एएसबी। एएसबी मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये क्यों बनाते हैं, ताकि हर कोई इनको फॉलो कर सके और इनके मुताबिक अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सके। तो कंपेयर करो, एक था अजम्पशन, ये आदमी प्रिज्यूम करता है खाते बनाने से पहले। एक है कन्वेंशन, ये हम दूसरों को देखते हैं कि वो फॉलो कर रहे हैं तो हमने भी फॉलो करना शुरू कर दिया। और एक है प्रिंसिपल्स या फिर कंसेप्ट्स। इसका क्या मतलब है, किसी सुप्रीम अथॉरिटी ने, हमसे बड़ी अथॉरिटी ने हमें बताया है कि भैया कुछ रूल्स आपको फॉलो करने हैं, कुछ पॉलिसीज आपको फॉलो करनी है, कुछ गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी है, ताकि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सको और क्या कर सको, प्रेजेंट कर सको। इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे सम अथॉरिटी, कि ये तीनों चीजें किसी अथॉरिटी ने निकाले हैं जिसको आप फॉलो करोगे और फॉलो करके अपनी चीजों को बनाओ। ठीक है भाई, टोटल 8 प्रिंसिपल्स हैं। 8 प्रिंसिपल को एक बार क्विकली जो है रिकैप करेंगे। 8 प्रिंसिपल्स। सबसे पहला प्रिंसिपल है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। यह प्रिंसिपल बड़ी सीधी सी बात कहता है कि बिजनेस और बिजनेस ओनर दो अलग बातें हैं। हम कभी भी अकाउंट्स में ओनर को और बिजनेस को एक नहीं मानेंगे, हम अकाउंट्स में ओनर और बिजनेस को हमेशा अलग अलग मानेंगे। मतलब कि मुकेश अंबानी अलग है और रिलायंस अलग है, ऐसे ही मार्क जुकरबर्ग अलग है और उसका जो मेटा फेसबुक वगैरह जो है ये सब अलग है। हम कभी भी धंधे को और ओनर को एक नहीं मानेंगे। हम अकाउंट्स में हमेशा धंधे को अलग मानेंगे, ओनर को अलग मानेंगे। इन अकाउंट्स बिजनेस विल ऑलवेज बी सेपरेट, इंपॉर्टेंट वर्ड, सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। बिजनेस हमेशा अपने ओनर से जो है सेपरेट रहेगा। एंड सारी की सारी जो अकाउंटिंग हम बिजनेस में करेंगे वो सारी की सारी अकाउंटिंग हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। ऑल दी अकाउंटिंग विल बी डन फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। ओनर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या कह रहा है, मुझे कुछ रत्ती पर फर्क नहीं पड़ता उससे। जैसे मैंने अपने इंस्टीट्यूट से कुछ पैसे निकाले, तो मेरा पर्सपेक्टिव तो कह रहा है कि मैंने पैसे निकाले, पर इंस्टीट्यूट का पर्सपेक्टिव कह रहा है कि पैसे नहीं निकाले, मतलब पैसे गए। तो इंस्टीट्यूट का पर्सपेक्टिव रिकॉर्ड होगा, मेरा पर्सपेक्टिव रिकॉर्ड नहीं होगा। ओनर और बिजनेस में जब कभी भी आपको कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी होगी तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करनी होगी। जैसे इसका एग्जांपल बता रहा हूं आपको, आपने ये पीछे पढ़ा हुआ है। याद करो, जब आप कैश बुक बनाते हो
तो कैश बुक में लेफ्ट साइड में पैसा आया, राइट साइड में पैसा गया। अब कई बार ऐसा होता है कि आप कैश बुक में जब कैश बुक बना रहे हो तो आपने बिजनेस से पैसा निकाला, जब आप बिजनेस से पैसा निकालते हो पर्सनल यूज के लिए तो उसे यहां लिखते हैं ड्रॉइंग्स। सोचो जब आप बिजनेस से पैसा निकाल रहे हो तो आपके पास तो पैसा आ रहा है, लेकिन स्टिल मैं उसको माइनस वाले कॉलम में शो करता हूं, क्योंकि मैं इस कैश बुक में पर्सपेक्टिव ओनर का रिकॉर्ड नहीं कर रहा, इसका रिकॉर्ड नहीं कर रहा। मैं इस कैश बुक में पर्सपेक्टिव किसका रिकॉर्ड कर रहा हूं? बिजनेस। मैं बस ये सोच रहा हूं कि बिजनेस में पैसा आया, मैं बस ये सोच रहा हूं कि बिजनेस से पैसा गया। तो अकाउंट्स में कभी भी बिजनेस और ओनर को सेम नहीं मानेंगे, बिजनेस अलग है, ओनर अलग है, और सारी की सारी जो अकाउंटिंग होगी वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होगी? बिजनेस। बस दो बातें ही ध्यान रखनी है, ऐसे लिखना चाहो तो लिख लेना, बिजनेस इज नॉट इक्वल टू बिजनेस ओनर, जैसे मैंने लिखा हुआ। दिस इज माई कंसेप्ट नंबर 1। सेकेंड कंसेप्ट, दूसरा कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। यह प्रिंसिपल कहता है कि अकाउंट्स में सिर्फ वही चीजें रिकॉर्ड होंगी जो पैसे के टर्म्स में तोली जा सकती है। अगर कोई चीज पैसों के टर्म्स में नहीं तोली जा सकती, हम उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो इन अकाउंट्स whatever that can be measured in money terms will be recorded, everything else will be ignored, सबको हम इग्नोर कर देंगे। देखो, इंसान की ऑनेस्टी को मैं पैसों के टर्म्स में नहीं निकाल सकता तो ये इग्नोर हो जाएगा। मैं इंसान की पंक्चुअलिटी को पैसों के टर्म्स में नहीं निकाल सकता तो ये भी इग्नोर हो जाएगा। पर मैं एक इंसान की जो सैलरी है उसे पैसों के टर्म्स में निकाल सकता हूं तो ये रिकॉर्ड हो जाएगा। तो जो चीजें पैसों के टर्म्स में होती हैं वो लिखी जाएंगी, जो चीजें पैसों के टर्म्स में नहीं होती उन्हें इग्नोर कर दिया जाएगा, उसे हम लोग नहीं लिखेंगे। ये मेरा सेकंड प्रिंसिपल है, पेपर में कम आता है, मनी मेजरमेंट ज्यादा नहीं आता। मैचिंग, इसके साथ इंपॉर्टेंट लगा लो, ये पेपर में खूब आता है, इंपॉर्टेंट। मैचिंग प्रिंसिपल, मैचिंग प्रिंसिपल ये कहता है अगर आपने इनकम्स कहीं पे रिकॉर्ड करी हैं, जैसे ऐसे समझ लेते हैं, मैचिंग प्रिंसिपल ये कहता है अगर आपने इनकम्स को 2014 पीरियड में रिकॉर्ड करा तो इन इनकम्स को कमाने के लिए जो आपने खर्चे करे हैं, इन्हीं इनकम को कमाने के लिए कुछ खर्चे करे होंगे, तो इन खर्चों को भी आप 2014 में रिकॉर्ड करोगे। एक और बात, मान लीजिए कोई कमाई हुई आपकी, उस कमाई को आपने 2021 में रिकॉर्ड करा, तो इस कमाई को किए जाने वाले खर्चों को भी आप 2021 में ही रिकॉर्ड करोगे। मतलब ये पॉसिबल नहीं है कि कमाई आपने 2021 में रिकॉर्ड कर दी और उसके खर्चे आपने 2022 में रिकॉर्ड कर दिए, ये पॉसिबल नहीं। आप दुनिया की कोई भी कमाई जिस पीरियड में रिकॉर्ड कर रहे हो, उस कमाई को किए जाने वाले खर्चे भी उसी पीरियड में रिकॉर्ड होंगे। तभी तो नाम रखा गया है मैचिंग, कि इनकम जिस पीरियड में रिकॉर्ड हो गई, एक्सपेंस भी उसी पीरियड में रिकॉर्ड होंगे। मैच करना है आपने। अगर आप इनकम एक जगह पे, एक्सपेंस दूसरी जगह पे रख दोगे तो मजा नहीं है। जैसे अगर मैं अगस्त की सारी फीस अगस्त के महीने में रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो अगस्त की फीस कमाने के लिए मैंने जितने भी खर्चे करे वो भी मैं अगस्त में रिकॉर्ड करूंगा। जैसे फीस कमाने के लिए अगस्त में मैंने सैलरी दी होगी, अगस्त में मैंने अपने पास बिजली का बिल दिया होगा, पानी का बिल दिया होगा, मल्टीपल खर्चे होंगे। तो अगर मैं फीस को अगस्त में रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मैं उसके एक्सपेंसेस को भी किस में रिकॉर्ड करूंगा? अगस्त। अलग अलग नहीं कर सकते हैं। अब पढ़ो ऊपर, यही बात हम लोगों ने यहां पे लिखी हुई है, हाईलाइट कर लेना जो चीज काम की लगे। कह रहा है इफ इनकम्स आर रिकॉर्डेड इन अ पर्टिकुलर पीरियड देन एक्सपेंसेस इनकर्ड टू अर्न सच इनकम, जो भी एक्सपेंस आपने इनकर करे उस इनकम को कमाने के लिए, विल बी रिकॉर्डेड इन सेम पर्टिकुलर पीरियड, वो भी उसी पीरियड में रिकॉर्ड होंगे। सिर्फ तभी करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस निकल पाएगा। जब आप ऐसा करोगे सिर्फ तभी करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस आप निकाल पाओगे, अदरवाइज करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस निकाल आप नहीं पाओगे। ओके, तो दो बातें, जहां इनकम रिकॉर्ड हो रही है उस इनकम को कमाने के लिए जो खर्चे किए गए वो भी उसी में रिकॉर्ड होंगे, एंड तभी सही प्रॉफिट एंड लॉस निकलेगा। इसके साथ ऐसे लिख लो, प्रॉफिट तब निकलेगा जब इनकम एक्सपेंस से ज्यादा है, और लॉस तब निकलेगा जब एक्सपेंस इनकम से ज्यादा है। प्रॉफिट तब निकलेगा जब इनकम एक्सपेंस से ज्यादा है, लॉस तब निकलेगा जब एक्सपेंस इनकम से ज्यादा है। भाई खर्चे ज्यादा होंगे तो लॉस, इनकम ज्यादा होगा तो प्रॉफिट। ओके, देन हमारा डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल को डुअलिटी प्रिंसिपल भी बोलते हैं, डुअलिटी प्रिंसिपल, डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, इसको डुअलिटी प्रिंसिपल भी बोलते हैं। डुअलिटी प्रिंसिपल का मतलब यह है हर ट्रांजैक्शन को दो एस्पेक्ट्स में देखा जाएगा। एवरी ट्रांजैक्शन विल हैव दो एस्पेक्ट।
अकाउंट्स में जितनी भी ट्रांजेक्शन है, हर किसी ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होंगे, एक हमेशा डेबिट होगा, दूसरा हमेशा क्रेडिट होगा। डेबिट का अपना कुछ इफेक्ट होगा, क्रेडिट का अपना कुछ इफेक्ट होगा, और ये दोनों इफेक्ट आपस में बराबर होंगे। मतलब अगर डेबिट का इफेक्ट 500 का है तो पक्की बात है क्रेडिट का इफेक्ट भी कितना होगा, 500। ये पॉसिबल नहीं है कि एक 500 दूसरा 400, ये पॉसिबल नहीं है। तो अकाउंट्स में हर ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होंगे, एक डेबिट होगा, दूसरा क्रेडिट होगा, दोनों के अपने अपने इफेक्ट होंगे और दोनों के इफेक्ट हमेशा बराबर होंगे। एंड लास्ट थिंग, ये दोनों इफेक्ट को साइमल्टेनियसली रिकॉर्ड किया जाएगा। साइमल्टेनियसली वर्ड का मतलब होता है एक साथ। तो आप डेबिट वाला इफेक्ट भी जिस टाइम पे लिखोगे उसी टाइम पे आपको क्रेडिट वाला इफेक्ट लिखना है। ये पॉसिबल नहीं है कि आपने डेबिट वाला अभी लिख दिया, क्रेडिट वाला बाद में लिख दिया, ये पॉसिबल नहीं। एक बार चारों प्रिंसिपल्स फटाफट से रिकैप कर लो। बिजनेस एंटिटी, मनी मेजरमेंट, मैचिंग और डुअल एस्पेक्ट, फटाफट से एक बार रिकैप कर लो। हो गया? चलो आगे देखो। अब जो अगले चार प्रिंसिपल हैं वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो अगले चार प्रिंसिपल्स हैं ये आपके इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला वेरिफिकेशन प्रिंसिपल। वेरिफिकेशन प्रिंसिपल कहता है कि अकाउंट्स में हर चीज का एक सबूत होना चाहिए। जिस चीज का कोई सबूत नहीं है उसे हम झूठ मान लेंगे। एवरी ट्रांजेक्शन मस्ट हैव इट्स एविडेंस। एविडेंस का मतलब है सबूत। हर ट्रांजेक्शन का अपना एक एविडेंस होना चाहिए। एविडेंस मतलब कि सबूत। इफ देयर इज नो एविडेंस देन इट विल बी कंसिडर्ड एज बोगस। अगर किसी चीज का कोई एविडेंस नहीं होगा तो हम उसे बोगस मान लेंगे। बोगस का मतलब फेक, झूठा। तो अकाउंट्स में अगर आप कुछ भी रिकॉर्ड कर रहे हो उसका एक सबूत होना जरूरी है। आपने कहा कि आपने इतने रुपए की सेल करी तो सेल का बिल होना चाहिए। आपने कहा कि इतने रुपए की परचेज करी, उसका बिल होना चाहिए। आपने कहा कि आपके पास 3 बिल्डिंग है तो 3 बिल्डिंग के कागजात होने चाहिए। आपने कहा कि आपके बैंक में 50 करोड़ रुपए पड़े हैं तो 50 करोड़ बैंक की पासबुक में शो भी होना चाहिए। अगर वो नहीं हो रहा मतलब झूठ बोल रहा। तो हर चीज का एक बिल होना चाहिए। नीचे मैंने 2-3 एग्जाम्पल बताए। सेल का बिल होता है सेल इनवॉइस, उसी तरह परचेज का बिल होता है परचेज इनवॉइस। ये सेल रिटर्न है। सेल रिटर्न का जो बिल होता है वो होता है क्रेडिट नोट। परचेज रिटर्न का जो बिल होता है वो होता है डेबिट नोट। ये आपने अपने उसमें भी पढ़ा हुआ है, जो सब्सिडियरी बुक चैप्टर था उसमें भी पढ़ा हुआ है। जब आप बिल नंबर वगैरह लिखते हो तो इसके अंदर लिखते हो। तो हर चीज का अपना एक एविडेंस होना चाहिए। जिसका कोई एविडेंस नहीं है उसको हम लोग झूठ मान लेंगे। बोगस मतलब फेक। ठीक है भाई, डन। ये वाला प्रिंसिपल अपने पास वेरिफिकेशन के साथ लिख लो। इसको वाउचिंग भी बोलते हैं। वाउचिंग, इसको वाउचिंग भी बोलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ वाउचिंग। प्रिंसिपल ऑफ वाउचिंग। चले और देखें। फिर अपने पास है कॉस्ट प्रिंसिपल। कॉस्ट प्रिंसिपल का मतलब है एनीथिंग विल बी रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स एट इट्स कॉस्ट।
आप अकाउंट्स में कोई भी चीज रिकॉर्ड करोगे तो कॉस्ट पे करोगे। कॉस्ट का मतलब है आपको वो चीज कितने की पड़ी। इस बात से कोई मतलब नहीं है कि उसकी मार्केट वैल्यू क्या चल रही है या उसकी कॉस्ट किसी और आदमी के लिए क्या चल रही है, कॉस्ट फॉर समवन एल्स क्या है। जैसे मान लीजिए मैं ये माउस खरीद के आया अपने बिजनेस में, मुझे ये 600 रुपए का पड़ा, तो मैं ये 600 रुपए में लिख दूंगा। अब अगर ये मार्केट में 400 का मिल रहा है या मार्केट में कोई और इसको 700 रुपए का लेकर आया, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। भाई मुझे जितने का पड़ा बिल उतने का बना होगा, जब बिल उतने का बना है तो मैं भी उतने पे लिखूंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आप में से किसी बच्चे ने यहाँ पे कोई बुक परचेज करी, तो बुक की कॉस्ट 500 रुपए है, तो आप 500 रुपए के हिसाब से अपनी किताबों में उसको लिखोगे। मान लो किसी बच्चे ने दूसरे बच्चे ने बुक परचेज करी, उसको सिर्फ 400 की पड़ी। उसे 400 क्यों पड़ी? क्योंकि उसने 5-6 किताबें परचेज करी हैं तो उसको डिस्काउंट मिल गया, तो वो अपनी किताबों में कितने का लिखेगा? 400 का लिखेगा। तो आप अपने अकाउंट्स में हर एक चीज को उस प्राइस पे लिखोगे जिस प्राइस पे वो आपको पड़ा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस्ट। इस बात से कोई मतलब नहीं है, इस बात से कोई भी लेना देना नहीं है कि मार्केट में उसकी क्या वैल्यू चल रही है या फिर कॉस्ट किसी और के लिए क्या चल रही है, इससे कोई मतलब नहीं है। इस प्रिंसिपल को हिस्टोरिकल कॉस्ट भी बोलते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट इसलिए क्योंकि आपने पास्ट में पैसा खर्च किया था, तो पास्ट की वजह से इसको नाम लगा देते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो ध्यान रखना है, हर चीज कॉस्ट पे रिकॉर्ड होगी। मैं कैमरा लेकर आया 40,000 का, तो 40,000 पे रिकॉर्ड होगा। अब किसी और को वो कितने का मिल रहा है उससे मुझे क्या। मैं कोई अपना पैनल लेकर आया 25,000 रुपए का, तो मैं 25,000 पे लिखूंगा, यानी कि मुझे कितने का पड़ रहा है मैं उतने पे लिखूंगा। इससे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ने वाला कि किसी और बंदे को मार्केट में वो चीज कितने की पड़ रही है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। अगर आपको याद हो, ये सेम बात आपने अपने लिमिटेशंस में भी पढ़ी थी, अकाउंटिंग इग्नोर प्राइस वैल्यू। जब आपको मैंने पिछली क्लास में रिवाइज करवाया था लिमिटेशंस, तो उसमें मैंने बताया था अकाउंट्स में प्राइस लेवल चेंजेस को इग्नोर किया जाता है। ये वही चीज है कि मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हम कितने पे लेकर आए उससे मतलब। कॉस्ट कंसेप्ट पे इंपॉर्टेंट लगा लो। अभी आपका सेकेंड टर्म में एक टॉपिक होगा जिसका नाम है डेप्रिसिएशन। जब मैं आपको सेकंड टर्म में डेप्रिसिएशन टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसमें ये प्रिंसिपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट प्रिंसिपल। क्योंकि वहां पे हम यही सीखेंगे कि कोई एसेट खरीदा, उसकी वैल्यू कम होती जाती है, पर हम उसको कॉस्ट पे लिख रहे हैं, तो ये सीखेंगे हम उसमें। चलो सेकंड लास्ट प्रिंसिपल फिर है रियलाइजेशन। इस पे भी लगा लो, वेरी इंपॉर्टेंट। रियलाइजेशन ये तो इतना इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि इसके ऊपर पूरा पूरा एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। हमारे देश में इसके ऊपर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9। इस प्रिंसिपल का नाम क्या है देखें, रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब कमाई, रिकॉग्निशन मतलब रिकॉर्ड करना, प्रिंसिपल मतलब उसका रूल। तो हम अपने अकाउंट्स में अपनी कमाई को कब रिकॉर्ड करें, ये उसके बारे में बात करता है। तो ये कहता है वी कैन रिकॉर्ड रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब कमाई, इन बुक्स सिर्फ तब, ओनली इफ, जब हमारा पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन पूरा हो जाए। ऑब्लिगेशन जिनको नहीं पता लिख लो, ऑब्लिगेशन मतलब ड्यूटी। जब हमारा पार्ट ऑफ ड्यूटी पूरा हो जाए, मैं अपनी कमाई को अपनी बुक्स में सिर्फ तब लिख सकता हूं जब मैंने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी। जैसे आपने मुझे फीस दी, मेरी ड्यूटी है पढ़ाना, तो अगर मैंने आपको पढ़ा दिया तो मैं इनकम नोट कर सकता हूं। जैसे आपने मुझे पैसा दिया और मैंने आपको गुड्स देने हैं, तो अगर मैंने आपको गुड्स दे दिए, ये मैंने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी, तो मैं इनकम बुक कर सकता हूं। आप अपने अकाउंट्स में अपनी रेवेन्यू को सिर्फ तब लिख सकते हो जब आपने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी। वी हैव कंप्लीटेड आवर पार्ट ऑफ ड्यूटी। आवर पार्ट ऑफ ड्यूटी, आवर पार्ट मतलब हमने अपने पार्ट की जो ड्यूटी है वो पूरी कर दी। अच्छा, ये ड्यूटी होती क्या है, ये ऑब्लिगेशन होती क्या है? गुड्स के केस में जो ये ड्यूटी होती है, ये होती है डिलीवरी ऑफ गुड्स। मतलब अगर आप गुड्स का बिजनेस कर रहे हो तो गुड्स को डिलीवर करना इंपॉर्टेंट है, और अगर आप सर्विस का बिजनेस कर रहे हो तो सर्विस को परफॉर्म करना जरूरी है। गुड्स में डिलीवरी इंपॉर्टेंट है, सर्विस में परफॉर्मेंस जरूरी है। मैंने आपको कहा कि मैं आपको डांस क्लासेस दूंगा, तो जब तक मैंने आपको क्लासेस नहीं दे दी मैं इनकम लिख नहीं सकता। मैंने कहा कि मैं आपको ये प्रोडक्ट बेचूंगा, तो जब तक मैंने आपको ये प्रोडक्ट डिलीवर नहीं कर दिया तब तक मैं इनकम बुक नहीं कर सकता। जैसे अमेजॉन क्या करता है, अमेजॉन प्रोडक्ट डिलीवर करता है, तो जब तक डिलीवर नहीं कर दिया इनकम बुक नहीं करेगा। उसी तरह से सर्विस में क्या है, जब तक मैं सर्विस परफॉर्म नहीं करूंगा तब तक मैं इनकम बुक नहीं कर सकता। आगे लिखा है इट इज इररिलेवेंट, इससे कोई मतलब नहीं है वेदर यू हैव रिसीव पेमेंट और नॉट। इससे कोई मतलब नहीं है कि आपको पैसा मिला या नहीं मिला, आपने बस ये देखना है आपने अपना पार्ट ऑफ ड्यूटी पूरा कर दिया, यू कैन रिकॉर्ड। इस बात से कोई मतलब नहीं है पैसा मिले नहीं मिले, आधा मिले, पूरा मिले, कम मिले, कभी मिले, कुछ मतलब नहीं है। बस ध्यान रखना है कि अपना काम पूरा कर दिया तो आप अपनी इनकम बुक कर सकते हो। ये पेपर में बहुत आता है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। केस स्टडी के अंदर भी आपको ये अच्छे खासे लेवल पे मिलेगा, ठीक है। एंड कमिंग फॉरवर्ड टू लास्ट, आखिरी, पीरियोडिसिटी प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल को अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल भी बोलते हैं, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल।
इसे अकाउंटिंग पीरियड भी बोलते हैं। ये प्रिंसिपल कहता है कि आप बिजनेस की लाइफ को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटोगे। कह रहा लाइफ ऑफ बिजनेस डिवाइड करनी है सेपरेट यूनिट में, और हर यूनिट 1 साल का होगा। तो जितनी बिजनेस की लाइफ है, जैसे हमने सबसे पहले वाले अजम्पशन में सीखा कि बिजनेस की लाइफ इनफाइनाइट माननी है, तो बिजनेस तो चलता रहेगा। तो आप बिजनेस की लाइफ को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटो, ऐसे बांटो, और जो ये हर टुकड़ा आप बांट रहे हो, ये हर टुकड़ा 1-1 साल का होगा, 1-1 साल का। कह रहा है ये जो 1 साल होगा, ये शुरू कहां से होगा? 1 अप्रैल, और ये साल एंड कहां पे होगा? 31 मार्च। इंडिया के अंदर जो ये साल है, ये अप्रैल में शुरू होगा और खत्म कहां पे होगा? मार्च में। अब ये है मेन लाइन, जो लास्ट लाइन है, सेपरेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आपने बनाने हैं फॉर ईच पीरियड, ताकि कंपैरिजन हो सके। आप 10 साल के एक ही खाते नहीं बना सकते, आपको 10 साल के 10 अलग अलग खाते बनाने पड़ेंगे, ताकि आप ये देख सको कि आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है या डिक्लाइन कर रहा है, ताकि आप ये देख सको कि आपका बिजनेस कंपैरिजन में बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। भाई अगर मैं आपको आपके स्कूल में क्लास 1 से लेके क्लास 11 तक का एक ही रिजल्ट पकड़ा दूं, एक ही रिपोर्ट कार्ड पकड़ा दूं, तो आप तो कभी कंपेयर नहीं कर पाओगे कि 9 से 10th में आने में कितना ग्रो करा, आप कभी कंपेयर नहीं कर पाओगे। अल्टीमेटली उसको बनने में भी 11 साल लगेंगे, क्योंकि क्लास 1 से लेके क्लास 11 का रिजल्ट तो तभी बन पाएगा जब आप 11 में पहुंच जाओ और क्लियर हो जाओ, मतलब रिजल्ट बनाने में भी 11 साल लगेंगे। तो ये बात सही नहीं है। अगर जिस तरह से हम 1 साल का एक रिपोर्ट कार्ड बना रहे हैं, उसी तरह धंधे में भी क्या करना है, 1 साल के एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं, ऐसे हर साल के हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ताकि वक्त पड़ने पे हम लोग क्या करके चल सके, कंपैरिजन, कि हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है या फिर हमारा बिजनेस डिक्लाइन कर रहा है। दैट्स ऑल। ये हमारा सारा अकाउंटिंग कंसेप्ट्स के लिए जो है मुद्दा है। एक बार फटाफट से इसको रिकैप कर लो पूरा, एक बार जल्दी से क्विकली। अरिया, जो भी आपने इसके अंदर पढ़ा पूरा एक बार फटाफट से रिकैप कर लो। देखो कोई पॉइंट ऐसा है जो क्लियर नहीं हुआ, कोई चीज ऐसी हो जो समझ में नहीं आई हो, डू आस्क, फटाफट पूरा करें। हो गया? करा रिकैप? करा? हो गया? रिकैप हो गया? चलो अब हम कुछ इसकी केस स्टडी भी कर रहे हैं। एक बार केस स्टडी देखो जरा। एक बार केस स्टडी कैसे है, मैं अलग अलग एग्जाम्पल लिखूंगा, आपने उन एग्जाम्पल में से देख के ये बताना है कि कौन से प्रिंसिपल की बात हो रही है। तो टोटल अपने पास जो है ये 14 प्रिंसिपल्स हैं। एक बार देख लें 14 कैसे प्रिंसिपल बने। ये भाई अजम्पशन जो अपने पास है वो 3 है। इसके बाद जो हमारे कन्वेंशन है
वो वैसे तो 4 हैं पर उसमें एक रिपीटेड है, तो ये भी 3 ही है, मतलब वैसे 4 हैं बट कंसिस्टेंसी रिपीटेड है, तो मैंने काउंट नहीं करा। इसके अलावा हमने पढ़ा कंसेप्ट्स। अब कंसेप्ट्स हैं 8, तो 8 और 3 और 3, तो टोटल 14 प्रिंसिपल्स है। अब इन 14 प्रिंसिपल में से आपसे कोई भी पूछ लेगा, कोई भी मतलब कि केस स्टडी के रूप में। जैसे मान लीजिए कि कोई इस तरह से चीज आ गई, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कस्टमर रिलेशंस कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स। मैं इसको अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकता, कौन सा प्रिंसिपल हाईलाइट होगा? कस्टमर रिलेशंस को हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। मनी मेजरमेंट, सही आंसर है मनी मेजरमेंट। अरे कस्टमर रिलेशंस को मैं पैसों में कैसे तोलूं? मैं कैसे कहूंगा कि ये रिश्ता 5,000 रुपए का, ये कैसे बोलूंगा मैं? तो भाई कस्टमर रिलेशंस जो है वो पैसे में नहीं तोले जा सकते, तो आंसर होगा मनी मेजरमेंट। थोड़ा दिमाग लगाओ, आपको खाली कंसेप्ट आता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको कंसेप्ट आता है और ये भी आता हो कि भैया कौन सी केस स्टडी के अंदर कौन सा लग रहा है, ये भी तो आना चाहिए। जैसे दूसरा सेकंड, अगर मैं बोलूं डेबिट नोट इज नेसेसरी फॉर, ये डेबिट नोट अपने पास जो है जरूरी है फॉर परचेज रिटर्न, तो बोले ये कौन सा अपने पास प्रिंसिपल हो गया? वेरिफिकेशन प्रिंसिपल अपने पास जो ये काउंट होते हुए चलेगा, वेरिफिकेशन प्रिंसिपल। क्योंकि वेरिफिकेशन प्रिंसिपल में हर चीज का एक सबूत होना जरूरी है, जब तक सबूत नहीं होगा तब तक उस ट्रांजेक्शन को झूठा मान लिया जाएगा। तीसरा CSR एक्सपेंडिचर, कहीं पे कॉपी में लिखना चाहो लिख लो। CSR एक्सपेंडिचर मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर कंपनी को जो हमारे देश में कमाती है करीब करीब 500 करोड़, मतलब हर कंपनी जो हमारे देश में 500 करोड़ तक का रेवेन्यू जनरेट करती है, उसको कुछ खर्चा CSR पे करना पड़ता है, 2% खर्चा करना पड़ता है उसको। ये CSR क्या है? सामाजिक कार्य के लिए खर्चा करना, सोशल वर्क के लिए खर्चा करना, कोई ऑर्फनेज खुलवा देना, कोई डोनेशन कर देना, कोई दान धर्म कर देना, तो ये खर्चा करना पड़ता है। अब मैं कहता हूं CSR एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो रिपोर्टेड। ऑल्सो रिपोर्टेड मतलब कंपनीज अपना सामाजिक कार्यों पे करा गया खर्चा भी रिपोर्ट करती है। तो अगर वो इसको रिपोर्ट कर रही है तो ये कौन सा प्रिंसिपल हाईलाइट होगा? इसका आंसर है फुल डिस्क्लोजर। आपने जो भी पैसा दान धर्म पे खर्च करा वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी कंपनियां बताती हैं। भाई क्यों बता रही हैं? अपने पास जाहिर सी बात है वो फुल डिस्क्लोजर कर रही है। इसके अलावा फोर्थ नेक्स्ट, स्टॉक इज शोन, स्टॉक को हम शो करते हैं, इज शोन एट लोअर ऑफ कॉस्ट और सेलिंग प्राइस। मैं अपनी दुकान में जो रखा हुआ स्टॉक है उसको कम भाव पे दिखाऊंगा, दोनों में से किस में से, या तो कॉस्ट में या सेलिंग प्राइस में, जो दोनों में कम होगा। मान लो मेरे स्टॉक की कॉस्ट है 1000, सेलिंग प्राइस है 1100, तो मैं उसको 1000 पे शो करूंगा। मान लो मेरे स्टॉक की जो कॉस्ट है वो है 1500 और जो सेलिंग प्राइस है वो है 1100, तो फिर मैं उसको 1100 पे शो करूंगा। मतलब जो दोनों में कम होगा मैं उस पर शो करूंगा। तो इसका रीजन अपने पास है प्रूडेंस। कॉस्ट क्यों नहीं है जरा समझो। आप में से कुछ बच्चों ने कॉस्ट बोला, कॉस्ट तो तब होता जब मैं दोनों केस में कॉस्ट पे शो करता। अब मैंने पहले वाले में 1000 पे शो करा कॉस्ट है, पर दूसरे वाले पे तो मैंने सेलिंग प्राइस पे शो कर दिया, तो कॉस्ट कैसे हो सकता है? ये प्रूडेंस क्यों, उसको समझो। मैं हमेशा कम प्राइस पे शो कर रहा हूं, इसका मतलब मैं फ्यूचर में होने वाले लॉस को पहले रिकॉर्ड कर रहा हूं। अरे भाई जब 1000 की चीज 1100 में बिकती है तो मैं 1000 का लिखता हूं, लेकिन जब 1500 की चीज 1100 में बिकती है तो मैं 1100 का लिखता हूं। इसका मतलब मैं हमेशा कम वैल्यू को लिख रहा हूं, तो मेरे फ्यूचर में जो भी होने वाला नुकसान है मैं उसको पहले ही लिख रहा हूं। तो ये प्रूडेंस कंसेप्ट है। जब भी आप अपने स्टॉक को लोअर वैल्यू पे दिखा रहे हो मतलब वो प्रूडेंस है, समझदारी है। फिफ्थ, मान लो कुछ ऐसा हो जाए, लेट्स से मैंने कहा रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस, रिफ्रेशमेंट मतलब चाय पानी का खर्चा ऑन कस्टमर। मैंने कस्टमर आया दुकान में, भले उसने कोई माल ना लिया हो, लेकिन मैं उसको चाय पानी पिलाई, ₹310 लग गए उसमें, ठीक है। इज नॉट रिकॉर्डेड, मैंने इसको खाते में नहीं लिखा। ये कौन सा प्रिंसिपल है? अभी अपने पास मटेरियलिटी है। अब ये मटेरियलिटी क्यों है? भाई कस्टमर को चाय पानी पिलाई, ₹310 लगे, मुझे लगा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं नहीं लिखा। तो ये हमारा मटेरियलिटी डिस्क्लोज करता है कि दिस थिंग इज नॉट मटेरियल, हेंस मैंने इसको रिकॉर्ड नहीं करा। ऐसे मान लो ये आ जाए। सिक्स्थ, मशीन इंपोर्टेड फ्रॉम रशिया। आपने रशिया से एक मशीन मंगाई ऑफ ₹3 लाख, कॉमा डाल के लिखें सेम मशीन इज अवेलेबल
इज अवेलेबल इन इंडियन मार्केट, और वो सेम मशीन इंडियन मार्केट में अवेलेबल है एट रुपीज 3,25,000, वी रिकॉर्ड एट रुपीज 3 लाख, हमने उसको 3 लाख के ऊपर रिकॉर्ड करा। अब कौन सा प्रिंसिपल है? देखो भाई, हमने कोई मशीन बाहर से मंगाई, हमें 3 लाख की पड़ी, वो हमारी कॉस्ट है। अब इंडियन मार्केट में वो कितने की चल रही है उससे मुझे क्या, मैं तो उसको कितने के ऊपर लिख रहा हूं, कॉस्ट। तो प्रिंसिपल कौन सा हाईलाइट हो जाएगा? कॉस्ट। तो केस स्टडी भी आनी चाहिए, ऐसा नहीं है खाली एक चीज आ जाए बस आप उसकी शॉर्ट नोट लिख पाओ, केस स्टडी भी आनी चाहिए। 7th, मान लो कभी ऐसा आ जाए, मैं बोलूं सेपरेट बैलेंस शीट इज मेड फॉर एवरी ईयर, हर साल की जो बैलेंस शीट है वो अलग बनती है, हर साल की बैलेंस शीट अलग बनती है। आप 10 साल की एक बैलेंस शीट नहीं बना सकते, आपको हर साल की बैलेंस शीट अलग बनानी पड़ेगी। कौन सा प्रिंसिपल हो गया? पीरियोडिसिटी। तो केस स्टडी भी आनी चाहिए। मान लो लास्ट इस तरह से आपको दे दिया जाए, लेट्स से मैंने आपसे कहा इनकम फ्रॉम सेल ऑफ प्रॉपर्टी इन 2018 इज रिकॉर्डेड इन 2022। अब ये कौन सा प्रिंसिपल अपने पास यहां पे लग रहा है? मैचिंग तो तब होता है जब इनकम और एक्सपेंस दोनों होते हैं, यहां एक्सपेंस का है। जवाब देने से पहले एक बार पहले सोचो कि बोल क्या रहा है। कह रहा है इनकम अपने पास, जो प्रॉपर्टी आपने 2018 में बेची उसको आपने 2022 में लिखा है, तो गलत करा है आपने। भैया काम जो हो रहा है वो कहां हो रहा है? 2018, तो लिखना भी किस में चाहिए? 2018। जस्ट बिकॉज आपने उसको 2022 में लिख दिया, गलत है। ये कौन सा प्रिंसिपल ऐसी बात बोलता था? अक्रूवल। ये अक्रूवल का काम। अक्रूवल कहता था इनकम एक्सपेंस को वहां रिकॉर्ड करेंगे जहां हुए हैं, तो भैया ये वहां जहां हो रहा है वहां तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तो कौन सा प्रिंसिपल यहां पे हाईलाइट हो रहा है? अक्रूवल। ये वहां पे मतलब वॉयलेट हो रहा है प्रिंसिपल बेसिकली, ये कहने का मतलब। मैचिंग ये तब होता अगर मैं कहता इनकम फ्रॉम सेल ऑफ प्रॉपर्टी रिकॉर्ड इन 2018 एंड इट्स एक्सपेंसेस आल्सो रिकॉर्डेड इन 2018, तब ये मैचिंग होता कि जहां आपने इनकम रिकॉर्ड करी उसको कमाए गए खर्चे भी आपने कहां रिकॉर्ड करे? वहीं रिकॉर्ड करे, तब आप उसको एक्सपेंसेस को इनकम को मैचिंग में डालते। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 3। बुक में जरा एक पेज मार्क कर लो, एक केस स्टडी बता रहा हूं, वो आपने पूरी पूरी निपटा देनी है। और ध्यान रहे मेरी रिवीजन से कुछ नहीं होगा दोस्त, आप अपनी रिवीजन करने के बाद जो आपकी बुक में आखिरी में VSQ है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, MCQ, वो जरूर करो। जितने ज्यादा MCQ करोगे डाउट आएगा, और वही मेन चीज है। ये लो एक पेज नंबर मार्क कर लो, चैप्टर 3 में से ये केस स्टडी दे रखी है, आपने करनी है। दिखाना बेटा एक बुक, जरा एक बुक दिखाना। ये जरा केस स्टडी मार्क कर लो, पेज नंबर 3.15 3.15 पे ऐसे आपको दिया हुआ है ये प्रॉब्लम करके, प्रॉब्लम, और ये 8-10 पॉइंट दे रखे हैं। इसमें आपने बताना है कि कौन सा कंसेप्ट है। ठीक है, और जहां पे चैप्टर आपका खत्म हो रहा है, जैसे चैप्टर खत्म हो गया इसके जस्ट बाद MCQs हैं, MCQ जरूर करने हैं, भूलो मत। आपके पेपर में 20 मार्क के MCQ हैं। 3.21 जो MCQ आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 1 से 16 और फिर क्वेश्चन नंबर अपने पास 27 से 30, ये MCQ आता है। तो एक एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं, जितने ज्यादा आप MCQ पढ़ोगे उतने आपके वो 20 नंबर वहां पे सेव हो जाएंगे। तो इसको अपने पास करिएगा, इसमें कोई डाउट हो पूछेगा, बाकी इसको नेक्स्ट क्लास में और आगे लेके चलेंगे।